नमस्कार। अक्सर जब हम राजनीति के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? चुनाव, जोरदार भाषण और सत्ता पाने की होड़, है ना? पर क्या बात बस इतनी सी है? असल में बिल्कुल नहीं। आज हम लोग हेडलाइन से कई आगे बढ़कर पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी भी है। तो सवाल यही उठता है कि राजनीति असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पावर का एक गेम है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस या कोई आर्ट छुपा हुआ है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये भी समझेंगे कि इसे पढ़ना, इसे समझना हमारे लिए इतना जरूरी आखिर है क्यों? इसकी जड़ें समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व में। तब एक महान यूनानी विचारक थे अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी बात कही कि इंसान अपने स्वभाव से ही एक पॉलिटिकल एनिमल है। मतलब उनका मानना था कि एक समाज और एक राज्य के बिना इंसान का वजूद अधूरा है। और पता है, अरस्तु ने तो राजनीति को मास्टर साइंस यानी सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दे दिया था। अब सवाल है क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि राजनीति ही वो फ्रेमवर्क, वो ढांचा तैयार करती है जिसके दायरे में हमारी सारी की सारी मानवीय गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या कुछ भी हो। सब इसी के अंदर काम करते हैं, मतलब इसके असर से कोई बच ही नहीं सकता। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इस सब्जेक्ट को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए उभर कर सामने आए। और ये एक ऐसा बड़ा मोड़ था जिसने पॉलिटिकल साइंस को समझने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। यहां पर हमें वो बड़ा बदलाव साफ दिखता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक राजनीति का अध्ययन मतलब बस राज्य, सरकार और उनके कानूनी ढांचे को पढ़ना। सब कुछ बहुत फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल था। पर वर्ल्ड वॉर II के बाद एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, एक तरह की वैचारिक क्रांति। अब फोकस इंस्टीट्यूशन से हटकर पावर और ह्यूमन बिहेवियर पर आ गया। अब सवाल ये नहीं था कि संविधान क्या कहता है, बल्कि ये था कि लोग असल में पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होता है। और यहीं से पॉलिटिकल साइंस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बहस शुरू होती है कि आखिर इसकी नेचर क्या है। क्या ये एक साइंस है या फिर ये शासन करने की एक आर्ट है? ये सवाल इतना बड़ा है कि इसने मैटलैंड जैसे कई बड़े विचारकों को भी उलझन में डाल दिया था। उन्होंने तो एक बार मजाक में कहा था कि जब भी वो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें सवालों पर नहीं बल्कि साइंस शब्द पर तरस आता है। तो चलिए देखते हैं, क्या ये वाकई एक साइंस है? तो देखिए, यहाँ पर दो कैंप हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये साइंस नहीं हो सकता। उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं कि इसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे पक्के यूनिवर्सल लॉज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंसानी व्यवहार बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे साइंस मानते हैं। उनका कहना है हाँ, ये साइंस है। वो कहते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, हमारे पास लैब नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री ही तो हमारी प्रयोगशाला है, जहां से हम कॉज एंड इफेक्ट के पैटर्न को समझ सकते हैं, ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं। तो ये तो हुई साइंस वाली बहस, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बहुत मजबूत नजरिया है जो राजनीति को एक आर्ट, एक कला के रूप में देखता है, खास तौर पर शासन चलाने की कला, जिसे स्टेट क्राफ्ट भी कहा जाता है। जब हम राजनीति को एक कला कहते हैं तो हमारा मतलब होता है इसका प्रैक्टिकल साइड। ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, ये उन सिद्धांतों को अमल में लाने की बात है ताकि एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सके। सोचिए, एक अच्छा संविधान लिखना, ऐसे कानून बनाना जो काम करें, न्याय को सुनिश्चित करना, इन सब कामों के लिए एक गहरी कलात्मक नज़र और स्किल की जरूरत होती है। तो फिर हम कहाँ पहुंचे? पॉलिटिकल साइंस आखिर है क्या? साइंस या आर्ट? सच तो ये है कि शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। तो चलिए देखते हैं कि ये बहस आखिर सुलझती कैसे है और इस सब्जेक्ट का दायरा असल में क्या है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक सोशल साइंस के तौर पर देखना। मतलब ये ना तो कोई प्योर नेचुरल साइंस है और ना ही कोई प्योर आर्ट। ये एक सोशल साइंस है जो साइंस की तरह एम्पिरिकल एनालिसिस यानी तथ्यों का विश्लेषण करता है, लेकिन आर्ट की तरह इसका एक लक्ष्य भी है, एक नॉर्मेटिव गोल, और वो है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये सच में दोनों दुनियाओं का एक शानदार मिश्रण है। और इस सब्जेक्ट को एक फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड रूप देने के लिए 1948 में एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया।
पेरिस में यूनेस्को ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान वहां इकट्ठा हुए ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि मॉडर्न दुनिया में पॉलिटिकल साइंस के दायरे में क्या क्या आएगा। और उस कॉन्फ्रेंस ने पॉलिटिकल साइंस के 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभ तय किए। सबसे पहला पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम प्लेटो और अरस्तू से लेकर मार्क्स तक के महान विचारों और फिलॉसफीज को पढ़ते हैं। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें संविधान, सरकारें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा ढांचा आता है। तीसरा है पॉलिटिकल डायनामिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पार्टियां, ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन जैसी चलती फिरती जीवंत चीजों का अध्ययन होता है। और चौथा स्तंभ है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अलग अलग देशों के बीच के रिश्ते, विदेश नीति और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये सब तो अकादमिक बातें हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? हमें पॉलिटिकल साइंस को समझने की जरूरत क्यों है? देखिए, आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, सोशल चैलेंजेस। ऐसे में पॉलिटिकल साइंस हमें वो टूल्स देता है, वो समझ देता है जिससे हम एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। यह हमें यह समझने की ताकत देता है कि आखिर पावर काम कैसे करती है, हमारी जिंदगियों को अफेक्ट करने वाली पॉलिसीज बनती कैसे हैं, और सबसे जरूरी, एक बेहतर समाज बनाने में हम सब अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। आज के दौर में अगर हमें एक आदर्श, एक बेहतर राज्य बनाना है, तो हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है? विज्ञान की सटीकता की या फिर कला की उस विजन की, उस दृष्टि की? डेटा और एनालिसिस ज्यादा जरूरी है या फिर न्याय और आजादी जैसे आदर्श? सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद असली जवाब इन दोनों के सही संतुलन में ही छिपा है।